After all your demand, Yo Yashi come with a new video with new topic, that is granuloma. So without wasting our time, let's begin with this topic, that is granuloma. तो फ्रेंड्स, बिना किए बातें बढ़ते हम आगे. Before proceeding to the granuloma, let's have a quick revision about inflammation. So friends, if you haven't seen my inflammation video, I will give you the link in my description box. So पहले आप उसे देखिए, then come to this topic. So inflammation is of two types, that is acute inflammation and chronic inflammation, right? In acute inflammation, there are two events occur, that is vascular event and cellular event. These all comes under the acute inflammation. Now move to the chronic inflammation. In chronic inflammation, there is also a two type, and that is chronic non-specific inflammation and chronic granulomatous inflammation. So as its name indicates, chronic granulomatous. Granulomatous means there is a formation of granuloma, right? अब पता चल गया कि ग्रैनुलोमा कहाँ से आया है, किसका एग्जाम्पल है, कौन सा इन्फ्लामेशन है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, किसका टाइप है. ठीक, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रैनुलोमा इन डिटेल. So, chronic granulomatous inflammation, ठीक, which is a type of chronic inflammation. ठीक है. First point is there is a formation of granuloma. कब फॉर्म होता है? जब chronic inflammation होता है. Chronic inflammation कौन से टाइप का? Granulomatous type of inflammation. Then there is a formation of granuloma. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रैनुलोमा कैसे फॉर्म होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अभी आप ये याद रखिए कि क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लामेशन में ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोनिक ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लामेशन या ग्रैनुलोमा का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीबी. टीबी की कंडीशन में आपको ग्रैनुलोमा देखने को मिलेगा. ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. मतलब ये जो ग्रैनुलोमा फॉर्म हो रहा है, कौन सी टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करता है? तो इट्स आंसर इज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ग्रैनुलोमा जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में अकर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि दिस इज ग्रैनुलोमा. ठीक, ग्रैनुलोमा क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि उसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है. ठीक, प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोकल रिस्पॉन्स शो करती है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक्यूट इन्फ्लामेशन में बताया था, जब हमारी बॉडी किसी इंजरी के अगेंस्ट लोकल रिस्पॉन्स शो करती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स थे? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हीट. ये सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स थे. सेम एज क्रोनिक में क्या होगा? जब भी कोई इंजीरियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ग्रैनुलोमा फॉर्म होगा. ग्रैनुलोमा जो कि एक लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, किसके अगेंस्ट? इंजीरियस एजेंट के अगेंस्ट. समझ गए? ठीक, ये जो ग्रैनुलोमा फॉर्म हुआ है,
ये किसी इंजीरियस एजेंट के अगेंस्ट फॉर्म हुआ है, उससे लड़ने के लिए। ठीक है, ये जो ग्रैनुलोमा फॉर्म हुआ है मतलब हमारी बॉडी ने एक रिस्पॉन्स शो किया है। ठीक है, इन अगेंस्ट एनी इंजीरियस एजेंट। ठीक, नाउ मूव टू अ नेक्स्ट। व्हेन एनी इंजीरियस एजेंट एंटर सेम देन ग्रैनुलोमा फॉर्म्स। जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई इंजीरियस एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करेगा, किस टाइप के इन्फ्लेमेशन में, क्रोनिक टाइप की, तब क्या फॉर्म होगा, ग्रैनुलोमा। ठीक है, विच इज अ लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है टीबी। टीबी किससे कॉज होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जब उसका बैक्टीरिया हमारे लंग्स में एंटर करेगा, ठीक, टीबी का बैक्टीरिया मतलब इंजीरियस एजेंट या एनी एंटीजन, हाँ, वो हमारी बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स शो करेगी, एक लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगी और फॉर्म करेगी एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहेंगे, ग्रैनुलोमा। ठीक है, अब बात करते हैं ये ग्रैनुलोमा कैसे बनता है, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जानते हैं कि ग्रैनुलोमा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रैनुलोमा दो वर्ड से मिलकर बना है, क्या, ग्रैनु एंड ओमा। तो ये जो ग्रैनुल है इसका मतलब है यहाँ पर ग्रेन्यूल लाइक लेजन। ठीक है, छोटे छोटे हमारे लेजन्स फॉर्म होते हैं ग्रेन्यूल टाइप के। ठीक है, अब ओमा। ओमा जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ओमा वर्ड हम लोग ट्यूमर के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, बट इस केस में, ग्रैनुलोमा के केस में, हम ट्यूमर से रिलेटेड वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे हमने एक इन्फ्लामेटरी मास को डिनोट किया है। ठीक है, एक यहां पे इन्फ्लामेटरी मास बना है। अब जैसा कि मैंने आपको टीबी का एग्जांपल दिया है, तो जब लंग्स में हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटर करते हैं, ठीक है, दिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसको हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेन्यूल लाइक लीजन बनाती है एंड वी कॉल इट अ ग्रैनुलोमा। ठीक है, तो वहां पे एक मास बन गया है। ठीक है, एक छोटा सा मास बन गया है, तो उसी को ही यहाँ पे ओमा के वर्ड से डिनोट किया गया है। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म हो गया। ठीक, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एक इन्फ्लामेटरी मास फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो समझ गए ना मीनिंग ऑफ दिस टर्म ग्रैनुलोमा, मतलब ग्रेन्यूल लाइक लेजन फॉर्म हुआ है और एक इन्फ्लामेटरी मास है। ठीक है, तो आइए इन भाई साहब से पूछते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है, मतलब डेफिनेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। सो ग्रैनुलोमा इज डिफाइंड एज circumscribed tiny lesions about 1 mm in diameter composed of collection of modified macrophages and rimmed by lymphoid cells। तो ये डेफिनेशन है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो ग्रैनुलोमा एक सर्कमस्क्राइब्ड गोल सा सर्कुलर सा एक टिनी लीजन है, छोटा सा लीजन होता है। ठीक है, जिसका डायमीटर 1 mm होता है। इसकी डायमीटर 1 mm की होती है। अब ये बना किसका होता है, कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ
मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में जानेंगे। किसका बना होता है? मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस। जो इसमें सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज काफी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एपिथेलॉइड, ठीक है, और भी टाइप्स के हैं, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे फॉर्म होते हैं, ठीक। और इसके सराउंडिंग में क्या होता है? मतलब रिम्ड बाय, किससे ये घिरे हुए होते हैं? लिम्फॉइड सेल्स, ठीक। इनके जो चारों तरफ होगा वो कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर पे ही ये पूरी डेफिनेशन बनी हुई है। क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड, गोल सा, सर्कुलर, टीनी लीजन, छोटे छोटे लीजन होते हैं। यहाँ तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट ये बहुत छोटे छोटे लीजन होते हैं, जिसकी डायामीटर 1 mm की होती है, ठीक है। किसका बना होता है? मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस, ठीक है। इसके अंदर काफी टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि किससे घिरे हुए होते हैं? लिम्फॉइड सेल्स, मतलब लिम्फोसाइट से, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी? इन भाई साहब की, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैनुलोमा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के फॉर्म होने की पीछे की स्टोरी क्या है वो पहले समझते हैं। आखिरकार ये स्ट्रक्चर मींस ग्रैनुलोमा क्यों फॉर्म होता है। पहले बात कर लेते हैं उसकी। सपोज दैट ये हमारे लंग्स हैं, ठीक, राइट लेफ्ट, दिस इज ब्रोंकियोल्स, ठीक। तो जब भी हमारे लंग्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एंट्री करता है, ठीक, एंट्री किया तो हमारे एल्वोलाई में मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेज। जब भी ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमारे लंग्स में एंटर करते हैं तो हमारे लंग्स के एल्वियोलर मैक्रोफेज उसे आइडेंटिफाई कर इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ करने के साथ ही साथ वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जिसी दौरान इन दोनों के बीच एक फाइटिंग अकर होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी किसी दो सब्सटेंस, एंटीजन या आप कह सकते हैं मैक्रोफेज के बीच में फाइटिंग होती है तो कुछ केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन, गामा, ठीक है, ये सारे केमिकल्स साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे मैक्रोफेज आते हैं और इस फाइटिंग या आप कह सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तभी और ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेज आते हैं, ठीक है, उस एरिया में तो आते हैं और फाइटिंग होती है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रैनुलोमा, ठीक है। अब हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ हम इसे स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप इनर एरिया देख रहे होंगे, ये क्या है? सेंट्रल केसियस नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब डेथ। अब किस टाइप की नेक्रोसिस है वहां पे? केसियस नेक्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल है वो क्या है? केसियस नेक्रोसिस है। क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे डेथ हुई है। डेथ कैसे हुई है? मैक्रोफेज और टीबी बैक्टीरिया के बीच में जो फाइटिंग हुई है उस दौरान कुछ हमारे सेल्स या कुछ बैक्टीरिया या कुछ मैक्रोफेज डेड हो गए हैं। दैट्स व्हाई सेंटर एरिया वहां पे नेक्रोज्ड है, मतलब सेल डेथ है वहां पे, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में क्या है? ये जो आपको स्लीपर शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एपिथेलॉइड सेल्स। अब ये एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलॉइड सेल्स हमारे मॉडिफाइड मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है, जस्ट उन्हें मॉडिफाइड कर दिया गया है।
तो इसीलिए उसे कहा गया है एपिथेलॉइड सेल्स। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा साइड में होता है, ठीक है। बट जो हमारे एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं वो स्लिपर शेप्ड होते हैं, ठीक, इलोंगेटेड स्लिपर शेप्ड, और उसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। ये है एक ही चीज, मैक्रोफेज ये भी है, मैक्रोफेज ये भी है, बट ये थोड़ा सा मॉडिफाइड मैक्रोफेज है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। इतना जानिए, सेंटर इज केशियस नेक्रोसिस, देन उसके बाद एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे और एक सेल होते हैं, वो है मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल क्या है, तो ये हमारे मॉडिफाइड एपिथेलॉइड सेल्स हैं। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो फ्रेंड्स जब भी ये एपिथेलॉइड सेल ये इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है और सबके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक। ये सभी के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं और सभी के न्यूक्लियस अरेंज हो जाते हैं, अरेंज इन अ हॉर्सशू मैनर, ठीक है। इस मैनर में अरेंज रहता है, ये आपको दिख रहे होंगे। इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं लैंगहेंस, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल क्या है, ठीक है। पहले है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज मॉडिफाइड हुआ तो उसने क्या बनाया, एपिथेलॉइड सेल्स, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स और मॉडिफाइड हुआ और फ्यूज हुआ तो उसने क्या बनाया, लैंगहेंस टाइप का मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल, ठीक है। तो अब ये एपिथेलॉइड और मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल किससे राइम्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, राइम्ड बाय लिम्फोइड सेल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो चारों तरफ सेल्स हैं ये किससे घिरा हुआ है, ये कौन से सेल्स हैं, ये लिम्फोसाइट्स है। दैट्स वाई इसको हमने नाम दिया है कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ घेरा हुआ है। अब इसके बाद क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको ये सेल्स, ये हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है। ये फाइब्रिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके इस ग्रैनुलोमा को एक सर्कम या सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट है, दे रिलीज फाइब्रिन लाइक थ्रेड। ये थ्रेड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, चारों तरफ ग्रैनुलोमा के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर इज सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब एक सर्कुलर डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है टीबी की कंडीशन में, ठीक है। और भी डिजीज हैं जिसमें आपको ग्रैनुलोमा दिखेगा, बट जब टीबी की बात हो तो टीबी में वहां पे आपको केशियस टाइप की नेक्रोसिस देखने को मिलेगी विद ग्रैनुलोमा। एक डिजीज और होती है सर्कोइडोसिस, ठीक है, उसमें आपको इनर ये केशियस नेक्रोसिस नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टीबी की कंडीशन में आपको केशियस नेक्रोसिस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा ये देखने को मिले। सो एवरीवन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल एंड इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है, मतलब ये मैकेनिज्म कैसे अकर होती है, हाउ दिस ग्रैनुलोमा फॉर्म इन डिटेल, उसकी डेफिनेशन उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो हैव अ पेशेंस एंड तब तक के लिए बी हैप्पी बट बी सेफ। टिल देन बाय।